माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सबको जोहार। राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और इस प्रबोधन कार्यक्रम के सूत्रधार झारखंड विधानसभा के मृदुभाषी अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, 45 वर्षों के राजनीतिक अनुभव से संपन्न भाई राधा कृष्ण किशोर जी, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, बहुत लंबे समय से विधायक के रूप में जिनके कार्य को हम जानते हैं, वरिष्ठ विधायक मंत्री रहे हैं, यहाँ के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं माननीय श्री सीपी सिंह जी। बहुत लाइटर वेन में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब उनको सुन रहा था तो अगर मैं श्रोता होता तो जरूर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति मांगता कि जो जो सुझाव आज आपको दे रहे हैं अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या किया, ये भी सुनना चाहिए था। विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री माणिक लाल हेम्ब्रम जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, टीआरएस टीम के सभी उपस्थित सज्जनों और भाई चक्षु जी, मीडिया के हमारे साथी, भाई राधाकृष्ण किशोर जी ने जिस प्रसंग का उल्लेख किया अपनी बातचीत में, मेरी बातचीत का, दूसरे सत्र में एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और बदलती दुनिया को बहुत नजदीक से देखने की जिज्ञासा रखते हुए व्यक्ति के रूप में संघवाद और राज्य विधायिका की चुनौतियों पर अपनी बात मैं रखूंगा। पर अभी जो विषय हमें मिला है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। विषय है संसदीय विशेषाधिकार। और उसके पहले बहुत संक्षेप में दो तीन चीजें, मैं झारखंड की 6वीं विधानसभा के लिए चुने गए सभी नए माननीय सदस्यों, शायद 21 लोग आए हैं न, और पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। देश की सबसे युवा विधानसभा है यह। विश्वास है कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। 6वीं विधानसभा में अब तक सबसे अधिक 12 महिलाएं भी चुनकर आई हैं। यह भी उल्लेखनीय है और लोकतंत्र के लिए अत्यंत सुखद संकेत। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि राजनीति में युवा बड़ी संख्या में आए, उनकी भागीदारी बढ़े। हमें उम्मीद है कि युवा लोगों की जैसी भागीदारी झारखंड में बढ़ी है, वे राज्य को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। खुद के अनुभव से कह सकता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी की दूरदृष्टि की प्रशंसा करूंगा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम का महत्व क्या है। यह अलग सवाल है कि सभी विधायक मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं, जो भी मौजूद हो, पर उसका महत्व क्या है। अभी मैं पिछले 1-1.5 महीने में 2 ओरिएंटेशन ऐसे प्रोग्रामों में मुझे रहने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में विधायक मौजूद थे, जो अभी आप जानते हैं कि लंबे उस प्रक्रिया से वो पहली बार वहां इस तरह चुनाव हुए 370 हटने के बाद, और विधायकों में अपने क्षेत्र को आगे ले जाने, खुद की अपनी भूमिका कैसे बेहतर हो सके वो समझने की ललक थी। इसी तरह भी हरियाणा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 के बाद बड़े पैमाने पर हमारे लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, वो प्राइड संस्था के माध्यम से कैसे ये प्रशिक्षण का काम पूरे देश में तो हुई, देश के बाहर दुनिया के कई देश यहां आकर के उनसे प्रशिक्षण पाए, यह काम तेजी से हो रहा है।
और मैं इसके पीछे का महत्व जरूर एक पंक्ति में बताना चाहूंगा। 2013 में मैं पत्रकार था और पत्रकार के रूप में मुझे देश के तब के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ चीन जाने का मौका मिला। चीन के लोगों ने तब के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था वहां निमंत्रित किया। और तब जो आज चीन के प्रधानमंत्री हैं वो उसके इंचार्ज थे। आप महत्व समझिए कि वहां कितने महत्वपूर्ण लोगों को प्रशिक्षण का प्रभार मिलता। हम गए, वहां हमने क्या देखा, वो देश अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है जो भावी नेतृत्व देने वाले हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं या जो भविष्य में आने वाले हैं। पार्टी चुन करके लाती थी, वहां तो पार्टी एक ही के सरकारी स्वरूप में काम करती थी कि आज से 10 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद आने वाली बदलती दुनिया कैसी होगी, उस दुनिया के अनुरूप संघाई में, पीकिंग में, चीन में, पूरे देश के लेवल पर क्या जरूरतें होंगी। आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए कितनी चीजें चाहिए, नौकरी कितनी जरूरत होगी, कैसे नौकरी कहां से क्रिएट होगी। और जो सबसे बड़ी चीज, जो टेक्नोलॉजी दुनिया को आज तेजी से बदल रही है, और दुनिया आज जिस स्पीड में बदल रही है, अगर आप पुराने स्पीड से चलेंगे तो आप पॉपअप नहीं कर सकते, आप इतिहास के अतीत बन जाएंगे। ये प्रशिक्षण आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। आज चीन 80 तक 90 तक, कभी प्रश्न पूछिए अपने से, आपके बराबर था, कई चीजों में आपसे पीछे था, आज 5 गुना इकोनॉमी है। ये प्रशिक्षण का महत्व है रविंद्र बाबू, अगर हम लोग उसको गंभीरता से लें। संसदीय व्यवस्था को, जैसा आपने सुना, कानून बनाने, बजट अप्रूव करने, विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने, सबसे निर्णायक भूमिका देश स्तर पर संसद और राज्य में विधानसभाओं की है, हमारी विधानमंडल की है। इसलिए इस 2 दिनों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप पीठासीन अधिकारी इन सब लोगों को सुनेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, विशेषज्ञों को सुनेंगे। ये जो विधानसभा के रूल बुक के क्या इसका ओरिजिन है और किस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष यानी जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो रूल बुक के गाइड और गार्जियन हैं। ये रूल्स ना स्पीकर साहब बनाते हैं ना सरकार बनाती है। ये रूल सारे सभी दलों के सदस्य मिलकर सहमति से बनाते हैं और सिर्फ माननीय अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है को इंश्योर करें कि इस रूल बुक का हर व्यक्ति पालन करे। इसलिए रूल से चेयर भी बंधे हैं और लोग भी बंधे। पर आजकल विधायिका में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो बना वो ऐसे व्यवधानों के लिए नहीं बना, और पहले शायद ऐसे व्यवधान अगर अतीत में आप जाएं तो न्यूनतम होते थे जो आज रोजमर्रा के हिस्से बन गए। उस पर मैं संक्षेप में बाद में टिप्पणी करूंगा। आपने अनेक लोगों को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे, तो आपका अनुभव समृद्ध होगा कि विधायक के तौर पे कि कैसे हम काम करें, कैसे हम एक प्रभावी विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। और याद रखें कि चाहे देश स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, बड़े बदलावों की शुरुआत विधायिका से ही होती है। 91 में देश में उदारीकरण आया जिसने देश को बदल दिया। देश बड़े आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा। उसके पहले 2.5-3% से ग्रोथ होता था आपका, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट, वो एक अलग प्रसंग है। पर तेजी से विकास अगर देश में हुआ तो उदारीकरण के बाद उसकी सहमति संसद में सबने सब बैठकर साथ दिए, तब यह संभव हो सका। आज राज्य स्तर पर भी कोई भी आर्थिक प्रशासनिक नीतियों में बड़ा रिफॉर्म करना है तो विधानसभाओं से ही संभव होगा। इसमें आपकी ये महत्व है। और हम विधायक ही किसी विधायिका की छवि बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। मैं जानता हूं विधायक के रूप में आपके पास अनेक काम है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, जनता का काम है, सदन का काम है। फिर भी याद रखें कि जनता ने आपको अद्भुत मौका दिया है इस राज्य की नियति को बेहतर करने का, आपको अपनी छाप छोड़ने का, और ये मौके बार बार नहीं मिलते लोकतंत्र में। इसलिए कैसे हम प्रभावी भूमिका
का निर्वाह कर सके। इसके लिए मैं 2-3 सुझाव आपको जरूर देना चाहूंगा। कुछ सदन आपने देखा होगा, कुछ सदनों में कुछ लोग ज्यादा जल्दी चेयर का ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वे प्रोसीजर से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह से आप जानकर आए, उसके बारे में विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, लेकिन उसको कहने का भी एक क्राफ्ट है, कला है, तरीका है, वो प्रस्तुतिकरण भी हमें सीखना चाहिए। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी से मुझे मिलने का मौका मिला। उन्होंने पहली बात सीख दी और अपने जीवन से सीख दी कि पहला काम आप करिएगा कि संसद में बैठकर सबको सुनिएगा ध्यान से और रूल्स प्रोसीजर भी आप पढ़े गौर से। तो एक आपको पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से बैठकर सोचना और देखना चाहिए। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब माननीय सीपी सिंह जी कह रहे थे कि वो लोग जो कुछ करते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, हंगामा करते हैं, वो न्यूज अट्रैक्ट करते हैं, रहा होगा, पर वो बहुत छाप नहीं छोड़ पाते। छाप कौन छोड़ते हैं? आप झारखंड से याद करिए, जब मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा में थे या बाद में कार्तिक उरांव बाबू जैसे मंत्री रहे, क्या कभी वो वेल में गए? हमें याद रखना चाहिए। और दूसरे, जिन लोगों ने संसदीय जीवन में देश के छाप छोड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कितने दिन लोकसभा के सदस्य रहे? 3-4 वर्ष। चंद्रशेखर, मधुलिमय, मैं आपको नाम लेने लगूं तो अटल बिहारी वाजपेयी, हीरेन मुखर्जी, मधु दंडवते, मीनू मसानी, ज्योतिर्मय बसु, पीलू मोदी, सी सुब्रमण्यम, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रणब बाबू, ये सारे लोग चूंकि प्रोसीजर्स जानते थे, इनमें से कोई कभी बेल में नहीं गया। और तब जब 2/3 बहुमत वाली सरकारें केंद्र में होती थी, पर अपनी बातों से, अपनी तथ्यों से, और तथ्य हमेशा सत्य पर आधारित होते, उसमें वो ताकत होती थी कि वो लोग प्रभावित करते थे। मैं प्रिविलेजेस के बारे में कुछ चीजें संक्षेप में कहूं जो आप माननीय अध्यक्ष जी ने जो विषय मुझे दिया है। देखिए, प्रतिनिधि के रूप में सदन के अंदर और बाहर अपनी ड्यूटी बिना किसी बाधा और झिझक के हम निभा सके, इसके लिए संविधान हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर कुछ विशेषाधिकार और इम्यूनिटी देता है, जिन्हें हम सामान्यतः पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। पर इन विशेषाधिकारों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। Main privileges of parliament, its members and committees are specified in the constitution, statutes and the rules of procedure, and then there are privileges based on precedents, परंपरा के आधार पर। विषय व्यापक है पर बहुत संक्षिप्त पॉइंट रखना चाहूंगा। एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, हम माननीय लोग जो विधायिका से जुड़े हैं, कि विशेषाधिकार जरूर कहते हैं पर एक सामान्य नागरिक को मिले हुए अधिकारों से ऊपर नहीं है। जब भी आप विशेषाधिकार सिर्फ सदन के अंदर या सदन के संबंधित कार्यों, जिनमें समितियां भी हैं, उनके संदर्भ में आप काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तभी है। बाकी देश के अन्य कानून हमारे ऊपर भी उतने ही लागू हैं जितना किसी अन्य नागरिक पर। ये बड़ा स्पेसिफिक एक मोटे तौर पे हम समझ लें। इसलिए और थोड़ा माइन्यूटली आप जाए तो अगर आपके द्वारा सदन में कही किसी बात या आपके दिए गए वोट पर आपके ऊपर किसी भी तरीके से कुछ दबाव पड़ता है या आपको किसी भी प्रकार से परेशानी होती है या सदन के काम में किसी भी तरीके से जब आप सदन का काम कर रहे हो कोई भी बाधा डालता है, ऐसे मामलों में आपको स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्रिविलेज अवेलेबल है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। संविधान का आर्टिकल 105 और 194 में सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहां कही गई किसी बात पर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, पर उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को आज हम भूल रहे हैं, उसका उल्लेख मैं करूंगा। हालांकि एक सदस्य को इस फ्रीडम का इस्तेमाल संविधान एवं सदन के नियमों मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही करना होता है। जैसे कि आप किसी के भी खिलाफ वाइल्ड और अनसब्स्टिनेटेड एलिगेशन नहीं लगा सकते। सदन में भी बिना प्रमाणित कुछ भी कहीं अखबार में भी छप जाए उसको ला करके आप नहीं दे सकते, अनलेस इट इज आपके द्वारा सत्यापित न हो। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ इनक्रिमिनेटरी नेचर की बात आप नहीं कह सकते, जिसमें अध्यक्ष भी हैं।
पर आजकल एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल अक्सर सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए होता है। किसी भी तरह का डिसरप्शन वास्तव में सदन के कामकाज को बाधित करता है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि विपक्ष अगर सदन में बैठकर अपनी बात कहे तो उसको ज्यादा ऑडियंस मिलता है, ज्यादा लोग समझते हैं। इसलिए सरकार को जवाबदेह ठहराने का भी वक्त आप चूकते हैं अगर अव्यवधान होता है। मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, इस देश ने हजारों वर्ष बाद जो एकता देखी, जो डॉक्टर आंबेडकर और सरदार पटेल की देन थी, उस संविधान सभा में क्या हुआ आप याद करें। उस वक्त के माहौल को, देश बट रहा था, उत्तेजना का माहौल था, झगड़े थे, फसाद था। पर हमारे संविधान निर्माताओं, मनीषियों की क्या दृष्टि थी। वो अलग अलग पृष्ठभूमि थे, एक दल से नहीं थे, अलग अलग पृष्ठभूमि और समूहों से थे। उन्होंने संविधान बनाया और आज हमें सीखना चाहिए विधायिका के लोगों को। कोई गंभीर से गंभीर, जटिल से सवाल हो, आज संविधान 75 वर्ष का हुआ, उसकी स्पिरिट से हम क्या सीख सकते हैं। तो संविधान सभा की जो हमारी बैठक हुई पार्टीशन के दौरान हुई, और आप जानते हैं कि संविधान सभा 2 साल 11 महीने 11 सत्र में 166 दिन बैठी। संविधान के ड्राफ्ट पर 144 दिनों तक विचार चला। संविधान सभा में कम से कम 9 दल और 8 निर्दलीय लोगों का प्रतिनिधित्व था। संविधान के ड्राफ्ट के हर पहलू पर चर्चा हुई। लगभग 2473 अमेंडमेंट्स पेश किए गए थे, हम सब जानते हैं। उन पर विस्तार से डिबेट हुए, पर डिसरप्शन या डिस्टरबेंस की एक घटना नहीं। दुनिया में कोई ऐसा विवाद नहीं जिसको बैठ करके हम हल नहीं निकाल सकते। यही लोकतंत्र है, पर मर्यादा के साथ। सबने अपनी मर्यादा का पालन किया। संविधान सभा के सभी सदस्य, राष्ट्र, देश उनके लिए हम था कि देश की इस भावना से प्रेरित थे कि उन्हें एक ऐतिहासिक दस्तावेज, मसौदा तैयार करना था जो हजारों वर्ष बाद बन रहा था, जो भारत की नियति को तय करने वाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम अध्यक्षीय भाषण को आप देखें, उसमें कहा है उन्होंने, बड़ा ही उल्लेखनीय बात है, अध्यक्ष जी, संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कभी मतदान या लॉबी विभाजन का अवसर नहीं। जब देश में इतना, आप देखिए, हम अलग अलग संस्कृतियों के, पृष्ठभूमियों के, भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर ये चीज आज आप जान लीजिए, हम एक साथ नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बच नहीं सकता। ये दुनिया का, आज की बदलती दुनिया का संदेश है। हमारे मनीषियों ने संविधान बनाते हुए देखा। इसलिए फ्रीक्वेंट जो डिस्ट्रप्शंस हैं उसको हमें देखना चाहिए संविधान की इस स्पिरिट में। इनफ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन से मैं पुनः कहता हूं कि अधिक नुकसान उन सदस्यों का होता है जो डिस्ट्रप्शन करते हैं। आप देखें, लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्वेश्चन में मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं, बड़े विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 0 और आपको मिलता है। तो आप उन क्षणों का उपयोग करते हुए अपनी बात को सरकार से अवगत करा सकते हैं, नहीं बढ़े तो जनता के बीच जा सकते हैं, बार बार उठा सकते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया। और दूसरा, हमारे सिस्टम में डिसेंट तो है, विरोध है, पर डेडलॉक नहीं। अक्सर कहा जाता है, जब मैं गया वहां तो हमारे पुराने लोग कहते रहे थे कि गवर्नमेंट शुड प्रपोज। गवर्नमेंट कोई भी अपना प्रस्ताव, कि गवर्नमेंट को लोगों ने मैंडेट दिया है, कोई काम अगर करना चाहती है तो अपना प्रस्ताव लाएगी। अपोजिशन उसे अगर गलत महसूस करता है तो उसको पूरा हक है उसके विरोध करने का। गवर्नमेंट शुड प्रपोज, अपोजिशन शुड अपोज, बट द हाउस मस्ट डिसाइड एंड डिस्पोज। पर पूरे सदन को उसको निर्णय करना पड़ेगा। सदन चीजों को अटका कर रख नहीं सकता, समाज आगे नहीं जाएगा, आप जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, और ठहरे हुए वक्त के साथ आप रुक जाएंगे तो इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप अतीत बन जाएंगे। इतिहास का लेसन ये है। इसलिए मैं पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, हमारे यहाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर काफी डिबेट है, पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होगा क्या नहीं, इस पर भी डिबेट है। हमारा संविधान आर्टिकल 105 और 194 कहता है कि सरकार इस पर कानून बना सकती है, पर किसी ने इस पर कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस निर्णय को सदनों के ऊपर छोड़ दिया गया। वहां लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ आपकी विधानसभा।
माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस निर्णय को कोडिफाई अगर कर देंगे तो राज्य के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, यानी न्यायपालिका, बाकी कार्यपालिका, उसमें आपको हस्तक्षेप करने लगे, तो ये अधिकार आप ही के पास है। इसकी पवित्रता, इसकी सात्विकता बनाए रखने का दायित्व आप ही को दिया गया है। ऐसे शायद इसलिए किया गया कि अगर कानून बने तो हमारे संसद और विधानमंडलों के बारे में राज्य के अन्य अंग बिना हस्तक्षेप किए नहीं रह सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस चूंकि कोडिफाइड नहीं है, इसलिए कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को भेजे जाने वाले मुद्दों के नेचर को डिफाइन करना संभव नहीं है। हर रेफरेंस संबंधित मुद्दों के तथ्य और परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होता है। आपके क्या प्रिविलेज है और क्या नहीं, कहां आपके प्रिविलेज का हनन हुआ और नहीं हुआ, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कमिटी ऑफ प्रिविलेज अल्टीमेटली सदन तय करता है। उन्हीं के डिसीजन से हम गाइड होते हैं। पर यहाँ जानना जरूरी है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है। उससे ज्यादा जरूरी जानना है यह कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही केसेस को उठाया जाता है जो स्ट्रिक्टली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के दायरे में नहीं आते। इन प्रिविलेजेस को इन्फोर्स करने के लिए सदन के पास कुछ निहित शक्तियां हैं। उनमें से मुख्य है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस बिफोर इट्स कमिटीज। कमिटी के सामने कोई गवाह आया, उसको कोई डराए धमकाए, वो प्रिविलेज का हनन है। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट्री प्रेमाइजेस। सदन के अंदर जब तक अनुमति न हो माननीय अध्यक्ष जी का, तब तक कोई और आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और मतलब विधायिका में जो चुने गए लोग हैं उनको ये हक है, बाहर का कोई अजनबी। राइट टू कंट्रोल पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। सदन के अंदर की प्रोसीडिंग बिना जो वो हमारे माननीय अध्यक्ष जी है जो सदन तय करेगा कि यही चीजें हमने कही है जाएगा, या जिसको हटा देगा अपने प्रोसीडिंग से, वो बाहर नहीं छप सकती। राइट ऑफ ईच हाउस टू बी सोल जज ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। नो कोर्ट इंटरफेरेंस। कोर्ट आपके उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। राइट ऑफ हाउस टू पनिश इट्स मेंबर्स फॉर देयर मिसकंडक्ट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में या यहाँ कोई मेंबर अगर गलत कुछ आचरण करता है तो उसको पनिश करने का अधिकार आपके पास है, उसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के बीच अंतर भी जानना चाहिए, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके उन्हीं कामों में रुकावट को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा जिनमें केवल और केवल सदन से संबंधित कामों को करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाधा पहुंचे, या सदन की जानबूझकर किसी प्रकार से अवमानना की गई हो। इसके अलावा सभा के अथॉरिटी और डिग्निटी के विरुद्ध अपराध स्वरूप वाले काम, जैसे उसके वैध आदेशों की अवज्ञा करना अथवा स्वयं सभा उसके सदस्यों समितियों के विरुद्ध अपमानजनक लेख लिखना, को भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की कैटेगरी में सामान्यतः वो मामले आते हैं जहां जानबूझकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा किया गया हो या कहा गया हो जो सदन की गरिमा और सदन की अथॉरिटी या अध्यक्ष की गरिमा को कम करे। सामान्यतः आप ऐसा पाएंगे कि इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया गया है। While all breaches of privileges are contempt of the house, but not all contempts are necessarily breach of privileges. Both breach of privileges and contempt of the house are punishable, and the right to punish rests ultimately with the house. कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो न तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होते हैं और न कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंतर्गत आते हैं, वो एक्ट ऑफ इम्प्रॉप्राइटरी होते हैं। समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बोलना है और मुझे जो समय मिला है मैं उसका पालन करना चाहता हूं। तो अंत में एक बात मैं कहूंगा कि एक लिस्ट बहुत हल्के आपको सुनाता हूं, जैसे सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। सदन उसकी समितियों या सदस्यों पर गलत एवं दुष्प्रचार करने वाले भाषण या लेख, अध्यक्ष के अपने कर्तव्य निर्वहन में उनके चरित्र और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करना, ये कॉन्टेम्प्ट है। सदन की कार्यवाही की झूठी या गलत रिपोर्ट का प्रकाशन कॉन्टेम्प्ट है। सदन की सीक्रेट सिटिंग्स की कार्यवाही का प्रकाशन गलत है। सदन के कॉन्फिडेंशियल सत्रों की कार्यवाही का प्रकाशन, संसदीय समिति की कार्यवाही साक्ष्य या रिपोर्ट का समय से पहले प्रकाशन, संसदीय समिति की रिपोर्ट का गलत संदर्भ में प्रचार, सदन के भीतर सदस्यों के आचरण के कारण उन्हें बाहर परेशानी या प्रताड़ित करना, या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, या सदन ने उसकी किसी समिति में उपस्थित होने के बाद आते जाते समय बाधा डालना, संसदीय आचरण को प्रभावित करने के लिए सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या रिश्वत की पेशकश, संसद या संसदीय समितियों में दिए गए भाषण मत के संबंध में सदस्यों को धमकाना, सदन के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या उनसे छेड़छाड़,
किसी सदस्य या गवाह द्वारा सदन या उसकी किसी समिति को जानबूझकर झूठा या भ्रामक साक्ष्य या जानकारी देना। मोटे तौर पर बहुत यह ब्रीफ है। मैं खत्म करने के पहले दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सीपी सिंह जी कह रहे थे कि ये जो पूरा समाज ऐसा हो गया है जिसमें प्रतिनिधि भी आते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। सही भी है एक हद तक, पर हमारे यहाँ महाभारत में कहा गया, हमें याद दिलाना चाहूंगा, महाभारत में और गीता में भी, महाजनों ये गता सो पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं जनता उसी का अनुकरण करती है। हम लोगों ने ये रास्ता पिछले 30-40 वर्षों में ऐसा किया है, इस कारण आज माहौल ये, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए सबको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में, 52 या शायद 55 में, जब पहली बार लोग शायद अवकाश ग्रहण कर रहे थे या नए सांसद आए थे, तो एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट। कहा कि आज जो आप लोग चुनकर आए हैं या यहां से विदा ले रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि आप जो यहां आचरण करेंगे, यानी संसद में या विधानसभा में, वो नीचे घर घर तक पहुंचेगा। वही आचरण पंचायत में जाएगा, नगर परिषद में जाएगा। अगर हम चेत गए तो मैं जरूर अनुभव कहना चाहूंगा माननीय सीपी सिंह जी कि शायद एक नई शुरुआत हो सके। हमें तो हमेशा याद रखना चाहिए जो जयप्रकाश आंदोलन में हम लोगों ने ये एक मुक्ति बोध की शायद कविता थी, उसका पंक्ति सुना था, एक 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 पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक नई शुरुआत तो करें। मैं पुनः मैं आदरणीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भाई रविंद्रनाथ महतो जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आमंत्रित किया, ध्यान से सुना आप सभी विधायकों ने, माननीय मंत्रीगणों ने, अधिकारियों ने, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, जैसा मैंने कहा कि बैठे रहे, सारी चीजों पर गौर से उन्होंने भी चीजों को समझा अच्छी तरह, और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जनता, विशेषकर नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, वंचित वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो युवा विधानसभा है वो एक नई तकदीर लिखेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जोहार, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।